नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन आपको दिया था कि आपको 332 मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था। ध्यान दीजिए आप, यू हैव टू कन्वर्ट 332 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। मीन्स आपको 332 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमने आपको ये होमवर्क दिया था, हमारे बहुत से साथी इसको किए भी होंगे, और जो लोग नहीं कर पाए वो लोग आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, और जो लोग कर लिए होंगे वो अपना सॉल्यूशन मिला लेते हैं। ठीक, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि N2 बराबर N1 M1 बाई M2 A L1 बाई L2 B T1 बाई T2 C। यहाँ पर अगर आप देखें तो तो N1 का मान, हम ध्यान दीजिए, N1 का मान 332 है। ठीक, तो चलिए इसमें रख दीजिए, तो आपका N2 का मान हो जाएगा 332 M1। यहाँ पर M1 क्या है? पहले पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक। Here M1 is unit of mass in first system। तो देखिए यहाँ पर आपको मास नहीं दिया गया है, तो इसको आप एज सच लिख दीजिए M1 बाई M2 0, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपकी जो यूनिट है इस यूनिट में केवल मीटर पर सेकंड दिया गया है। यूनिट में मीटर पर सेकंड दिए होने की वजह से मतलब ये हुआ कि यूनिट में आपके लंबाई की यूनिट दी गई है और समय की यूनिट दी गई है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि आपके इसमें लंबाई की यूनिट दी गई है और समय की यूनिट दी गई है, लेकिन आपको इसमें द्रव्यमान की यूनिट नहीं दी गई है। और अगर आपको द्रव्यमान की यूनिट नहीं दी गई है, इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान की जो पावर होगी वो क्या होगी? 0 होगी। मतलब द्रव्यमान की जो डायमेंशन होगी, द्रव्यमान को जो विमाएँ होंगी वो शून्य होंगी। इस प्रकार से आप एक ही जगह पर शून्य रख देंगे। L1 पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक जो कि आपको मीटर दिया गया है। L2 दूसरे पद्धति में लंबाई का मात्रक जो आप देख सकते हैं कि किलोमीटर दिया गया है, किलोमीटर B। और यहाँ पर देखिए जो लंबाई का मात्रक है उसकी पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है। लंबाई की पावर 1 मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। T1 पहली पद्धति में समय का मात्रक कितना है? सेकंड है, अपॉन दूसरी पद्धति में जो समय का मात्रक है वो क्या है? R। मतलब आपका दूसरी पद्धति में समय का मात्रक घंटा है, और इसका जो पावर होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों की पावर -1 है। हमेशा याद रखिए जो पावर्स होंगी वो सेम होंगी, तो इसकी पावर जो हो जाएगी वो -1 हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ आप गौर करें तो N2 इज इक्वल टू 332, ये 1 हो जाएगा। मीटर और ये किलोमीटर है, तो आप देखिए मीटर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पर आप 1000 रख दीजिए, पावर 1 हो जाएगी। सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर आप 3600 रख दीजिए, 3600 सेकंड रख दीजिए, पावर माइनस, ये इससे इसका कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा N2 का जो मान होगा 332 गुणे, ये 3600 ऊपर जाएगा, 3600 बटे 1000। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आपका ये आंसर हो जाएगा।
ये लगभग 1195.2 किलोमीटर पर घंटा आएगा। ये लगभग 1195.2 मीटर पर घंटा किलोमीटर पर घंटा आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया n2 का मान, अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो की बात मैं बता रहा हूँ, 2 0 कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1195.2 घंटा आएगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है और हमें इसे किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट करना है तो ये 1195.2 किलोमीटर पर घंटे आएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको दिया था। जिन लोगों ने इसके क्वेश्चन को किया होगा वो लोग अपना आंसर मिला लें, और जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे इसको कर लेंगे। मुझे लगता है कि अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आगे हम लोग अब देखते हैं विमीय विश्लेषण का लास्ट एप्लीकेशन क्या है। व्हाट द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, व्हाट इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसमें आप देखते हैं कि जैसे लास्ट एप्लीकेशन इसका क्या है कि दिए गए राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, टू इस्टेब्लिश द रिलेशन एमंग गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे आइए इस पर भी हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी आपके विमाओं के उपयोग में आपका जो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है वो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस ही लगता है। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, कोई आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, मतलब आपके पास एक सरल लोलक है, उस सरल लोलक का आवर्तकाल t किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है। तो आप देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t, उसके द्रव्यमान मीन्स मास, उसकी प्रभावी लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल T, उसके द्रव्यमान m, लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो आपको विमीय विधि से, विमीय रीति से t के लिए सूत्र पता करना है। मीन्स वी आर गिवन दैट टाइम पीरियड ऑफ any simple pendulum probably depends upon its mass m, effective length L and acceleration due to gravity g. We have to find out formula for time period of simple pendulum with the help of dimensional analysis. तो एक बात आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस में कि जो क्वांटिटी या जो राशि आपकी है वो राशियों की किस पावर पे डिपेंड करती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले मान लेंगे कि जो टाइम पीरियड है, आप ये कंसीडर करिए कि जो टाइम पीरियड है वो मास की पावर a, लेंथ की पावर b और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c पर डिपेंड करता है। ये आप मान लेंगे। जो भी राशि दी होगी उस राशि के लिए आप इस प्रकार मान लेंगे। मीन्स अब आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। ये कांस्टेंट आप सपोज करिए k है, तो MALBGC, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए, इसे आप समीकरण नंबर 1 रख देते हैं। एक खास बात आप ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये जो k आता है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है, मतलब एक विमाहीन नियतांक होता है।
ये आप ध्यान दें कि यहाँ पर आपका जो k आता है ये एक विमाहीन नियतांक होता है। तो ये आपका बेसिक समीकरण बन गया। अगर आप इस समीकरण में a, b और c की वैल्यू पता कर लेते हैं तो आपको एक डायमेंशनली करेक्ट फार्मूला मिल जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, राइट द डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड। आप एक काम करें कि दोनों पक्षों की विमाएं लिख दीजिए। राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स। आप एक काम करें कि दोनों पक्षों की विमाएं लिख दीजिए। देखिए टाइम पीरियड t की विमा t ही होती है, इसको हम लिख सकते हैं m0 L0 T1। चूँकि इसमें यम और यल नहीं है इसलिए इसकी पावर हम लोग मतलब इसकी डायमेंशन हम लोग 0 ले रहे हैं, और t एक बार है तो यहाँ इसकी 1 ले रहे हैं। k डायमेंशन लेस है, इसकी डायमेंशन कुछ नहीं होगी। m मास है, मास की डायमेंशन m होती है, m a हो गया। देखिए लेंथ की डायमेंशन l होती है तो ये lb हो गया। g मीन्स होता क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण चूंकि एक प्रकार का त्वरण है इसलिए इसकी जो विमा होगी वो Lt-2 होगी। ठीक, गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का त्वरण है इसलिए इसकी जो डायमेंशन होगी, इसकी जो विमा होगी वो Lt-2 होगी और ये c हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा m0 L0 T1 और यहाँ से आ जाएगा आपका ma LB और LC, मतलब ये हो जाएगा आपका LB + C और ये हो जाएगा आपका T-2C। ठीक, अब अगर हम दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना कर लें तो आप देख सकते हैं ma है और यहाँ m0 है। इसका मतलब m की यहाँ डायमेंशन a है और यहाँ पर 0 है इसलिए a की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर देखिए l की डायमेंशन b + c है और यहाँ l की डायमेंशन 0 है, इसका मतलब b + c = 0 हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं t की डायमेंशन -2c है और यहाँ पर 1 है तो इसका मतलब हो जाएगा -2c = 1। दिस इम्प्लाइज दैट c = -1/2। और अगर आपको c की वैल्यू -1/2 मिल गई, ठीक, अगर आपको c की वैल्यू -1/2 मिल गई और यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो b - 1/2c = 0। दिस इम्प्लाइज दैट b = 1/2। इस प्रकार से आप देख ये रहे हैं कि आपने ये जो 3 डायमेंशंस ली थी a, b और c, a की वैल्यू 0 मिल गई, b की वैल्यू हाफ मिल गई और c की वैल्यू -1/2 मिल गई। अगर आप इन क्वांटिटीज़ को, इन डायमेंशंस को अगर आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हो, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1 वी जस्ट हैव t = k ma। देखिए a की वैल्यू 0 है तो यहाँ से हो जाएगा m0 lb, b की वैल्यू हाफ है तो हो जाएगा l हाफ और g और ये हो जाएगा g हाफ, c मतलब -1/2। और इस प्रकार से जो t की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी k, m0 1 हो जाएगा √L/g। आप देख सकते हैं यही टाइम पीरियड का फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर k एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ रहा है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि डायमेंशनल एनालिसिस की यह एक लिमिट होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की एक कमी होती है कि हम लोग k की वैल्यू डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को ये पता है कि डायमेंशनल एनालिसिस की वैल्यू क्या है, अगर हमें ये पता है कि इस डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है तो हम उसे रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ मुझे पता है कि यहाँ पर डायमेंशनलेस कांस्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो k = 1/2 पाई आएगी तो रख दीजिए, तो t = 1/2 पाई √L/g आएगा। अदरवाइज आपका इतना ही एकदम सही होगा। तो इस प्रकार देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, मास m
लेंथ l और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पर डिपेंड करता है। हमें डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेकर के t का फार्मूला पता करना था, तो इस प्रकार हम लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेकर के t का वैल्यू पता किया। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, दूसरा क्वेश्चन बना सकें। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं सोचता हूं कि अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखिए तो जो कि आपके स्क्रीन पर प्ले कर रहा है दूसरा क्वेश्चन, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है, कि आपके पास कोई एक पार्टिकल है, यम द्रव्यमान का एक पार्टिकल है। आपके पास m द्रव्यमान का एक पार्टिकल है जो कि r रेडियस के सर्किल पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मीन्स आप देखिए, इसको हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पास m मास का एक पार्टिकल है जो कि r रेडियस पर v वेलोसिटी से चल रहा है। हमें इस पार्टिकल पर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब अभिकेंद्र बल की वैल्यू को पता करना है। सपोज कर लीजिए कि अभिकेंद्र बल F है। आप देखिए डायग्राम में क्लियर है आपको कि एक पार्टिकल है जो कि यम द्रव्यमान का है, r रेडियस पर v वेलोसिटी से चल रहा है। हमें इस पार्टिकल पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की वैल्यू पता करनी है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका अभिकेंद्र बल मतलब पार्टिकल मतलब कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल क्या होगा। कण पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल होगा वो द्रव्यमान यम, वेग v और त्रिज्या r पर निर्भर करेगा। मतलब ये हुआ कि आपका जो बल होगा वो किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान यम, वेग v और रेडियस मतलब त्रिज्या r पर डिपेंड करेगा। तो सपोज कर लेते हैं कि फोर्स m पावर a, v पावर b और r पावर c पे डिपेंड कर रहा है। आप जानते हैं, फिर वही बात हम लोग यहाँ करेंगे कि अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा। मतलब ये हुआ कि F इज इक्वल टू K एम ए वी बी आर सी। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं, ठीक। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये जो K होता है ये K एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। आप ध्यान देंगे कि ये K एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। अगर आप इसके दोनों साइड की डायमेंशन लिख दीजिए तो देखिए F की डायमेंशन क्या होगी। F जो कि बल है, बल की जो डायमेंशन होती है वो होती है यम यल टी माइनस 2, ठीक। और ये K डायमेंशनलेस है तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। M द्रव्यमान की डायमेंशन होती है M, तो ये हो जाएगा A। वेग वेलासिटी की डायमेंशन होती है LT माइनस 1, ये हो जाएगा B। त्रिज्या R एक प्रकार की लंबाई होती है और इसका जो डायमेंशन होगी वो L हो जाएगी। ये आप C लिख देते हैं। देखिए यम, इसे आप लिख सकते हैं M1 L1 T माइनस 2 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर यम ए यल बी और यल सी हो जाएगा, एल बी प्लस सी और टी माइनस बी हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड में इसकी डायमेंशंस को कंपेयर कर लें, अगर हम दोनों साइड में इसकी डायमेंशंस को कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू कितनी आती है, ए की वैल्यू आती है 1। आप देख रहे हैं एम की डायमेंशन यहाँ ए है और यहाँ एम की डायमेंशन 1 है, तो अगर आप कंपेयर करिए तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। बी प्लस सी, एल की डायमेंशन यहाँ क्या है, बी प्लस सी है और यहाँ क्या है एल की डायमेंशन
1 है, तो इसलिए आपका हो जाएगा b प्लस सी बराबर 1 और यहाँ पर t की डायमेंशन माइनस b और यहाँ t की डायमेंशन 2 है, तो इस प्रकार से हो जाएगा b इज इक्वल टू 2। b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1 या c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपेयर करने के बाद आप यहाँ पर a, b और c की वैल्यू का कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। अगर इस a, b और c की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको f की एग्जैक्ट फार्मूला पता चल जाएगा। f इज इक्वल टू k m a। आप देख रहे हैं a की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा m a मीन्स m 1, v b मीन्स 2 और r c मीन्स -1, तो मतलब हो जाएगा r -1। ये नीचे जाएगा तो इस प्रकार f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर अपान r। ठीक, f इज इक्वल टू k m v स्क्वायर अपान r हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायमेंशनल एनालिसिस की एक बहुत बड़ी कमी होती है कि आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प लेकर के इसके की वैल्यू नहीं पता कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकली पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, जैसे आपको मैं बता दूं कि इसमें k की वैल्यू 1 होती है, ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें k की वैल्यू कितनी होती है। फिर आपको मैं बता दूं कि ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक बहुत बड़ी कमी होती है कि इसमें जो आपका जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू आप पता नहीं कर सकते हैं। और अगर k की वैल्यू यहाँ 1 रख दिया जाए तो ये f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान r आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। मुझे लगता है अब तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायमेंशनल एनालिसिस का ये चैप्टर इस प्रकार से यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने इसके सफिशिएंट न्यूमेरिकल वगैरह भी डिस्कशन किए। अब आप अपने बुक से देख करके इसके अदर क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा वो हमें कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, हम आपको वो क्वेश्चंस करवा देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अदरवाइज इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।